हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सिंह, कंप्यूटर टीचर कम वेब डेवलपर। आज मैं आपके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराए जाने वाले कोर्स ओ लेवल के सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, जिसका कोड है M2R5, उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है। उस सेशन में मैंने शुरुआत के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है, जैसे इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, डब्ल्यू वेब पेजेस, वेबसाइट, उन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं फिर आपसे डीप में उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेरा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको कि हम WWW के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे वेब भी बोलते हैं और टेक्निकली कुछ लोग इसे W3 के नाम से भी जानते हैं। तो द वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली रिफर्ड टू एज WWW, W3 or the web is an interconnected system of public web pages accessible through the internet. The web is not the same as the internet. The web is one of many applications built on top of the internet. इसका मतलब है कि जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसको कि कुछ लोग WWW, कुछ लोग W3 और कुछ लोग वेब के नाम से जानते हैं, ये क्या है? ये इंटरनेट के माध्यम से वेब पेजेस को सुलभ कराने का एक क्या है, कह सकते हैं प्रणाली है, प्रणाली या प्रोसेस कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कई सारे सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे नेटवर्क की बात की जाए तो बहुत से कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब वो नॉर्मल कंप्यूटर भी हो सकते हैं, लाइक क्लाइंट कंप्यूटर, और सर्वर कंप्यूटर भी हो सकते हैं, जिसमें क्या होते हैं वेब पेजेस स्टोर होते हैं। और इस सर्वर टॉपिक के बारे में मैंने पहले वीडियो में डीप में डिस्कस किया है। और डेटा सेंटर्स, जैसे आप लोग जानते होंगे, डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर्स में क्या होते हैं, आपका पार्टिकुलर किसी वेबसाइट से रिलेटेड, जैसे facebook.com हो गया या amazon.com हो गया, या पार्टिकुलर ई कॉमर्स कई साइटें हो गई, सोशल मीडिया साइट्स हो गई, तो इनके अंदर सारे डेटा जो यूजर्स के स्टोर होते हैं वो डेटा सेंटर के अंदर स्टोर होते हैं, यानी किसी सर्वर के अंदर स्टोर होते हैं। और वो सर्वर क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से। और क्लाइंट पीसी भी इंटरकनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। तो सारे जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, वर्क स्टेशंस हैं, सुपर कंप्यूटर, सारे इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें वेब भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे कह सकते हैं कि जो आपका WW है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग वेब पेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेइंग द वेब पेज इन द ब्राउजर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउ कैन वेब पेजेस ट्रांसफर टू द सर्वर टू क्लाइंट पीसी या क्लाइंट पीसी टू सर्वर पीसी। ये सारा जो भी प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस डिफाइन होता है WWW के अंदर। तो वेब आपकी एक ऐसी सर्विसेज है इंटरनेट की, जिसमें हम क्या करते हैं, वेबसाइट या वेबसाइट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को डेवलप एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये महत्वपूर्ण लाइन जो दी हुई है, वेब इंटरनेट के समान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो WW है वो वही इंटरनेट है, बट ऐसा नहीं है। जो इंटरनेट है, इसके लिए मैंने पहले वाले वीडियो में डीप में डिस्कस किया था कि इंटरनेट क्या होता है, WW से अलग होता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट आपका और अन्य कई सर्विसेज भी आपको ऑफर करता है, जैसे मेल सर्विस हो गई, आपकी ई कॉमर्स सर्विसेज हो गई, इसके अलावा आपके इंटरनेट रिले चैट हो गया। तो इस तरह की कई सर्विसेज क्या होता है, इंटरनेट देता है, जिसमें से एक WW भी क्या है, उसकी एक सर्विस है। लेकिन जो आपका वेब है, वेब इंटरनेट के शीर्ष पर निर्मित कई अनुप्रयोगों में से एक है। तो अनुप्रयोगों का मतलब ये हुआ कि ये शीर्ष स्थानों में
है, मतलब इसकी इंटरनेट की सबसे बड़ी फैसिलिटी अगर मानी जाए, सबसे बड़ी सर्विस मानी जाए, तो उनमें से एक डब्ल्यू क्या है, एक ऐसी सर्विस है जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत यूज़फुल है, और जिसकी वजह से इंटरनेट क्या हुआ, पॉपुलर हुआ है। आज हम जिस फॉर्म में इंटरनेट को देख रहे हैं वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है डब्ल्यू सर्विसेज का। आइए चलिए बात करते हैं कि जो आपका डब्ल्यू है, इसको किसने डेवलप किया, किसने बनाया, और ये एक आज जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में ले आने के लिए किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। तो टिम बर्नर्ली प्रपोज द आर्किटेक्चर ऑफ व्हाट बिकम नोन एज द वर्ल्ड वाइड वेब। ही क्रिएटेड द फर्स्ट वेब सर्वर, वेब ब्राउजर एंड वेब पेज ऑन हिज कंप्यूटर एट द CERN Physics Research Lab in 1990s. In 1991, he announced his creation on the Alternative Hypertext News Group and marketing the movement. The web was first made public. तो टिम बर्नर्ली थे जो इंग्लैंड के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वाइड वेब का जो है डेवलप किया, उसको डेवलप किया या उसका प्रस्ताव रखा। इन्होंने ये सारा काम यानी डब्ल्यू से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट था, इन्होंने 1990s में अपने फिजिक्स के लैब में, जो कि CERN की लैब थी, उस लैब में ये सारा काम उन्होंने वर्क से रिलेटेड अनुसंधान किया, यानी उसके बारे में खोज की, और इन्होंने डेवलप किया। पहले वेब सर्वर बनाया। वेब सर्वर यानी आप लोग समझ रहे हैं कि एक नॉर्मल कंप्यूटर ही होता है जो स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने की वजह से उसका बिहेवियर वेब सर्वर की तरह हो जाता है। यानी वो क्या करता है, क्लाइंट के रिक्वेस्ट करने पे वेब पेजेस को अवेलेबल कराता है क्लाइंट पीसी के लिए। तो वेब सर्वर के बारे में भी मैंने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे जाके वेब सर्वर को समझ सकते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है और किस कंप्यूटर को हम वेब सर्वर बोलते हैं। वेब ब्राउजर के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपसे। वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसका हम क्लाइंट पीसी में इस्तेमाल करते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है HTML के जो कोड्स होते हैं उसको ट्रांसलेट करने में, और वो क्या होता है, विजुअल फॉर्म में हमें डिस्प्ले करा देता है। यानी किसी भी वेबसाइट को जब हम देखते हैं तो विजुअल फॉर्म में देखते हैं, बट वो किस फॉर्म में होती है, कोड्स के फॉर्म में होती है, HTML के फॉर्म में होती है। और भी कई आपके JS होता है, CSS होता है, इनकी भी कोडिंग उसके अंदर होती है। तो वो सारा ट्रांसलेशन का काम क्या होता है, वेब ब्राउजर का होता है। जैसे आपका जावा स्क्रिप्ट का कोई भी प्रोग्राम रन करता है तो वेब ब्राउजर में रन करता है, अगर कोई CSS एग्जीक्यूट होता है तो वेब ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट होता है। तो उन सारी चीज़ों का ट्रांसलेशन करने का काम क्या होता है, वेब ब्राउजर का होता है। आगे के वेब ब्राउजर के टॉपिक में इसके बारे में डीप में डिस्कस करूँगा। इसके बाद आते हैं और वेब पेज बनाया। तो इन्होंने टिम बर्नर्ली ने वेब सर्वर बनाया, वेब ब्राउजर बनाया एंड वेब पेज बनाया। 1990 में इन्होंने अल्टरनेटिव हाइपरटेक्स्ट समाचार समूह पर अपनी ये सारी चीज़ों की क्या की, सारी चीज़ों को बताया, उसकी घोषणा कर दी पब्लिक। यानी इसी टाइम में ये क्या हो गया, पब्लिक में सार्वजनिक किया गया और सभी के लिए क्या हुआ, अवेलेबल हुआ। द सिस्टम वी नो टुडे एज द वेब कंसिस्ट ऑफ द सेवरल कंपोनेंट। तो जिस फॉर्म में आज हम डब्ल्यू को देख रहे हैं या वेब को देख रहे हैं, उसके कई कंपोनेंट हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपका ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो उनके हिंदी में कहें तो घटक जिसको कहते हैं, तो इन घटकों के बारे में हम जानते हैं। तो पॉइंट वाइज हम देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है आपका, द HTTP प्रोटोकॉल गवर्न्स द डेटा ट्रांसफर बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट। तो HTTP क्या है, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। HTTP क्या है, एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। और प्रोटोकॉल क्या होता है, कुछ लोग सोचेंगे प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशंस। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि जो नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रांसफर होने वाला है वो किस तरीके से होगा। तो उन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन इस HTTP प्रोटोकॉल के अंदर होता है, और उसी को फॉलो करके क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर पीसी के बीच डेटा का ट्रेवल होता है। आगे मैं HTTP के बारे में डीप में डिस्कस करूंगा जब हम प्रोटोकॉल के बारे में स्टडी करेंगे। टू एक्सेस अ वेब कंपोनेंट, अ क्लाइंट सप्लाइज अ यूनिक यूनिवर्सल आइडेंटिफायर। तो हमें किसी भी वेब कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए, यानी वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होता है, एक क्लाइंट सप्लाई यूनिक यूनिवर्सल आइडेंटिफायर, यानी क्लाइंट को सप्लाई करने के लिए एक यूनिक यूनिवर्सल आइडेंटिफायर की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं URL, कॉल्ड URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि जैसे
आपको अपने फ्रेंड को आप अपने घर पे बुलाना है तो उसके लिए आपको अपने घर का एड्रेस बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट एड्रेस बताना पड़ेगा, तभी वो फ्रेंड आपके घर तक पहुंच सकता है। अगर आपने गलत एड्रेस बताया तो वो क्या होगा, किसी दूसरी जगह पहुंच जाएगा। और एक एड्रेस होना जरूरी है, अगर आपके घर का कोई एड्रेस ही ना होगा तो वो कैसे पहुंचेगा, तो यानी एक एड्रेस होना जरूरी है जिससे कि आपके घर तक पहुंचा जा सके। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो वेब कंपोनेंट्स होते हैं, या कह सकते हैं कि जो वेब पेज या वेबसाइट्स हैं, उस वेबसाइट तक क्लाइंट पहुंच सके, इसके लिए क्या होता है, उसका एक अपना पार्टिकुलर एड्रेस होता है जिसको यूआरएल बोला जाता है। जैसे आपको www.google.com ये टाइप करते हैं, ये क्या है, एक सर्च इंजन है, तो इस सर्च इंजन का जो एड्रेस है वो क्या है, www.google.com। उसी तरीके से आप सोशल मीडिया साइट्स का ये एक्सेस करते हैं, जैसे insta.com, तो इसका पार्टिकुलर यूआरएल क्या है, www.instagram.com। उसी तरीके से www.facebook.com, फेसबुक का क्या है, एड्रेस है। अगर इस एड्रेस का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप फेसबुक तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट तक जाने के लिए हमें उसके यूआरएल को एक्सेस करना पड़ता है, यानी उसके एक वेब एड्रेस को एक्सेस करना पड़ता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो यूआरआई स्टैंड फॉर क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, फॉर्मली कॉल्ड द यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट आइडेंटिफायर, यूडीआई इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, इसको आप लोग कंसीडर कीजिएगा, याद रखिएगा कि यूडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, या यूआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, या यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारे फुल फॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका क्या रोल है, ये क्या है, एक लैंग्वेज है, किस तरह की लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, और हाइपर टेक्स्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हाइपर का मतलब होता है लिंक, लिंक किस फॉर्म में होगा, टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। हाइपर टेक्स्ट है इसलिए लिंक होगा, लेकिन टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब, मार्कअप मतलब होता है टैग्स, यानी ये जो लैंग्वेज है वो टैग्स या एलिमेंट का इस्तेमाल करती है, तो मार्कअप लैंग्वेज हुआ। तो इसका क्या है, इसके जो फुल फॉर्म है, उसी फुल फॉर्म में इसकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। हाइपर मतलब होता है लिंक, टेक्स्ट मतलब होता है टेक्स्ट, मार्कअप मतलब होता है टैग्स, और लैंग्वेज का मतलब होता है लैंग्वेज यानी भाषा। तो इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर पब्लिशिंग वेब डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है, बहुत ही कॉमन फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेब डॉक्यूमेंट को पब्लिश करते हैं। आगे चलते हैं। लिंकिंग आर कनेक्टिंग रिसोर्सेज थ्रू हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप लोगों ने जिन लोगों ने फर्स्ट पेपर ओ लेवल का पढ़ा होगा उसमें आपने एक्सेल भी पढ़ा होगा, वर्ड भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपको हाइपरलिंक मिला होगा। हाइपरलिंक से हम क्या करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं। कई रिसोर्सेज मल्टीमीडिया जो फाइल्स होती हैं उसका एक लिंक क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि जब उस पार्टिकुलर लिंक पे यूजर क्लिक करे तो उस पार्टिकुलर रिसोर्स तक पहुंच सके, यानी उस पार्टिकुलर टेक्स्ट फाइल या इमेजेस फाइल या ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल है, उस वीडियो फाइल तक पहुंच जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन द वेब पेजेस हम हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी आप मल्टीमीडिया फाइल्स को लिंक कर सकते हैं, साथ में एनेदर वेब पेज को भी लिंक कर सकते हैं। यानी जो मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं किसी वेबसाइट पे, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू द हाइपरलिंक्स। इज अ डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द वेब, और इसी को वेब बोला जाता है। एडिंग इट्स आइडेंटिटी एज अ कलेक्शन ऑफ द कनेक्टेड डॉक्यूमेंट। तो इसके थ्रू होता क्या है, ऐड करते हैं हम कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड, और ये क्या होता है, वेब पेजेस क्या होता है, वो कलेक्शन बन जाता है। किन चीज़ों का कलेक्शन बनता है, कनेक्टेड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उनका एक क्या होता है, समूह बन जाता है, जिसको हम वेब पेजेस बोलते हैं। और उस पूरे समूह को हम वेबसाइट भी बोलते हैं। मल्टीपल वेब पेजेस है तो उसको क्या बोलेंगे, वेबसाइट बोलेंगे। अगर सिंगल पेज है तब पर भी वेबसाइट बोलेंगे। तो वेबसाइट के बारे में अभी आगे हम टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि क्या वेबसाइट है, कैसे काम करती है, और कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। हाइपरलिंक के माध्यम से संसाधनों को, हिंदी में अगर कहा जाए तो हाइपरलिंक के माध्यम से संसाधनों को जोड़ना वेब पेज की एक परिभाषा अवधारणा है। इसकी पहचान को संबंधित दस्तावेजों के संग्रह के रूप में सहायता करना होता है। आगे चलते हैं। सून आफ्टर इन्वेंटिंग द वेब, टिम बर्नर्ली फाउंडेड द W3C, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो टिम बर्नर्ली ने ही क्या किया था, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का फाउंडेशन रखा था। अब ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए आगे इसमें देख लेते हैं। टू स्टैंडर्डाइज्ड द डेवलप द वेब फर्दर।
तो ये क्या है यार, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है? जो वेब के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, वेब के अंदर जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है उससे रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उनके जो नए नए वर्जन्स आते हैं, ब्राउजर में जो अपग्रेडेशन होता है, इन सारी चीज़ों के लिए यानी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिम्मेदार होती है। और इन ऑर्गेनाइजेशन से बहुत से ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, एजुकेशनल ग्रुप जो वेब डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप जो वेब डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, रिसर्चर जो वेब डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो सारे लोग क्या होते हैं, इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करते हैं, जिससे कि वेब की जो टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए और ज़्यादा जो है उसमें सुधार किया जाए। तो दिस कंसोर्टियम कंसिस्ट ऑफ द कोर वेब इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो इसमें ऐसे लोग वर्क करते हैं जिनका जो है इंटरेस्ट जो होता है केवल वेब डेवलपमेंट के अंदर होता है, यानी वेब डेवलपमेंट के फील्ड में ही काम करते हैं। सच एज वेब ब्राउजर डेवलपर्स, जो वेब ब्राउजर डेवलपर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एंटिटीज जो होती है, कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज जो इस फील्ड में काम करती हैं वो भी कई कंट्रीज की होती हैं, वो लोग भी क्या होते हैं, इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं। रिसर्चर जुड़े होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो इस तरह के पार्टिकुलर एरिया में एजुकेशन देने का काम कर रही हैं, वो क्या होती है, W3 कंसोर्टियम के साथ मिलकर काम करती हैं। इट्स मिशन इंक्लूड एजुकेशन एंड आउटरीच। तो इन लोगों का, इन सभी का मिशन क्या होता है, वेब डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना, अपग्रेड करना, उसमें रिसर्च करना, ये सारा काम इन ग्रुप्स का होता है। तो देखिए, हिंदी में जो लोग हिंदी में पेपर देंगे उनके लिए हिंदी में भी कंटेंट मैंने बनाया है, तो हिंदी में भी देख लें। वेब का आविष्कार करने के तुरंत बाद टिम बर्नर्स-ली ने वेब को मानकीकृत विकसित करने के लिए W3C यानी उस जिससे कि हमारा जो वेब टेक्नोलॉजीज है उसमें क्या हो, वृद्धि हो, विकास करे, वो इसके लिए क्या की थी, इसकी स्थापना की थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। और इस कंसोर्टियम में वेब ब्राउजर डेवलपर, सरकारी संस्थाएं, शोधकर्ता और विश्वविद्यालय जैसे मुख्य वेब हित समूह क्या होते हैं, शामिल होते हैं। वेब हित का मतलब यानी वेब को जो डेवलप करना चाहते हैं। इसके मिशन में शिक्षा और आउटरीच क्या है, शामिल है। इसको बढ़ाने यानी इस फील्ड में शिक्षा को प्रोवाइड करना और इस फील्ड को बढ़ाने का काम ये संस्थाएं करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस यूजुअली कंटेनिंग हाइपरलिंक्स टू ईच अदर एंड मेड अवेलेबल ऑनलाइन बाय एन इंडिविजुअल कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो वेबसाइट क्या है आपको पता चल गया होगा। ये क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस। तो जो वर्ल्ड वाइड जितने भी वेब पेजेस हैं उनका क्या है, एक ग्रुप है। यानी बहुत सी आपके इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का पूरा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जिसमें बहुत से सर्वर पीसीज, क्लाइंट पीसीज, वर्क स्टेशंस, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के कंप्यूटर क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, सर्वर के अंदर किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, वेबसाइट्स होती है जो कंटेनिंग होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, कई वेब पेजेस होते हैं। तो ये पेजेस भी क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और किसके माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। कोई भी जो पार्टिकुलर वेबसाइट है उसमें अगर मल्टीपल पेजेस है तो वो हाइपरलिंक्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड होगा। और कोई अलग अलग तरह की वेबसाइट है तो वो नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। जैसे आप किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करते हैं अपने क्लाइंट पीसी से, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, आप ब्राउजर में जाके इंटर URL यानी जहाँ पे हमें URL इंटर करना होता है वहाँ पे URL को टाइप करते हैं, जैसे www.google.com और इंटर कर दिया। अब वहाँ पे क्या होता है, आपका एक रिक्वेस्ट जनरेट होता है, ब्राउजर के थ्रू एक रिक्वेस्ट दी जाती है कि www.com से रिलेटेड वेब पेजेस हैं, उन वेब पेजेस को उनके वेब पेजेस के एक्सेस को लेबल कराया जाए। तो वो क्या होता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जितने भी सर्वर्स हैं उन सर्वर में ढूंढता है कि इससे रिलेटेड वेब पेजेस कहाँ हैं। और जैसे वो वेब पेजेस मिल जाता है, उन वेब पेजेस को सर्वर के थ्रू उसके बिहाफ पे आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। और वो आउटपुट क्या होता है, उस क्लाइंट पीसी में भेज दिया जाता है। और इसके बाद वो क्लाइंट पीसी उस आउटपुट को, यानी जो HTML फॉर्म में होता है, उस आउटपुट को ब्राउजर के अंदर विजुअल फॉर्म में क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है।
तो ये सारा क्या होता है, मैकेनिज्म होता है क्लाइंट एंड सर्वर पीसीज के बीच में कि वो क्या करते हैं, वेबसाइट को कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है जो क्या होता है एक दूसरे से हाइपरलिंक्स के माध्यम से कनेक्टेड होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं। और एक व्यक्ति और कंपनी, शैक्षणिक संस्थान या सरकार या संगठन द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। और ये जो, हाँ, ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये किसके द्वारा यूज की जाती हैं या ये आपको किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। तो जैसे google.com जो सर्च इंजन है उसकी फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए आप इनकी सर्विसेज को यूज करते हैं, इनके यूआरएल को यूज करते हैं, और इसका जो मेंटेनेंस होता है, इससे रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो गूगल कंपनी प्रोवाइड करती है। यानी गूगल कंपनी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गूगल की सर्विसेज आपको देती है। उसी तरीके से फेसबुक कंपनी है जो फेसबुक से रिलेटेड आपको फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, यानी सोशल नेटवर्किंग के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को, अपनी पर्सनल चीज़ों को, अपने विचारों को जो है उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकें। कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं जो क्या करती हैं, अपनी किसी स्कीम या अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या करती है, अपनी वेबसाइट्स बनवाती हैं या किसी पार्टिकुलर सर्विसेज को बढ़ाने के लिए या जनता में किसी इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से पहुंचाने के लिए वेबसाइट्स का इस्तेमाल करती है। हाँ, तो मैं आपसे वेबसाइट के बारे में बात कर रहा था। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी सर्विसेज को बढ़ाने के लिए भी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो वेबसाइट का बहुत बड़ा स्कोप होता है, कई तरह की वेबसाइट्स होती हैं जिसको आगे के टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेबसाइट एंड इट्स यूजेस, यानी वेबसाइट का क्या यूज होता है, हम किस लिए वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो एट इट्स सिंपलेस्ट अ वेबसाइट प्रोवाइड अ क्विक एंड इजी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन between buyers and sellers. You can list your opening hours, contact information, show images of your location or products, and use contact forms to facilitate inquiries from the potential customer or feedback from existing one. तो ये पैराग्राफ के बाद आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्या होता है, जो वेबसाइट होता है वो क्या है, क्विक मतलब तेज तरीका है, इजी तरीका है, सरल और तेज तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को बायर या सेलर तक पहुंचा सकते हैं। यानी जैसे आप ई कॉमर्स साइट के माध्यम से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई बायर है जिसको कोई प्रोडक्ट को खरीदना है तो उसकी क्या होती है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्या होती है, इंक्वायरीज होती है या कुछ क्या होती है, उसने सोच रखा होता है कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि उसने सोचा है कि मुझे इस समय मौसम चल रहा है ठंडी का, तो ठंडी वाला कोई प्रोडक्ट सोचते हैं। तो मान लीजिए उसको एक स्वेटर लेना है या स्वेट शर्ट लेना है, तो उसने सोचा है कि वो किसी पार्टिकुलर कंपनी का ही जो है स्वेट शर्ट या स्वेटर इस्तेमाल करेगा। जैसे मॉन्टी कार्लो का मान लीजिए, मॉन्टी कार्लो का स्वेट शर्ट उसे चाहिए, और उसमें भी उसने सोच रखा है कि उसमें उसको येलो कलर चाहिए। येलो कलर के साथ साथ उसकी जो साइज होनी चाहिए वो एल साइज होनी चाहिए, और साथ में वो क्या होता है, चेक, उसमें जो डिजाइन होना चाहिए चेक वाइज डिजाइन होना चाहिए। तो उसकी क्या होगा, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इतनी टर्म एंड कंडीशंस होंगे, और इस टर्म एंड कंडीशन को तेज और सरल तरीके से पूरे करने वाला जो टूल है वो क्या है, वेबसाइट होगा। वेबसाइट में ये सारी चीज़ें वो क्या होगा, प्रोवाइड कर देगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा और सर्च कर लेगा, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, लिस्टेड हो जाएगा, आ जाएगा, और उस प्रोडक्ट के कैटेलॉग को देखने के बाद वो प्रोडक्ट को कस्टमर क्या कर देगा, सेलर बुक कर देगा और वो उसके घर तक पहुँच जाएगा। बहुत आसान तरीका है। इसी वजह से आज ऑनलाइन एक बड़ा प्लेटफॉर्म यानी ई कॉमर्स साइटें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गई, जहाँ पे बहुत से सेलर्स और बहुत से कस्टमर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड जुड़े हुए हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं।
तो अगर इसी प्रोडक्ट को अगर आपको लेना होता है किसी मार्केट में, ट्रेडिशनल तरीका देखा तो किसी मार्केट में लेना होगा तो एक कस्टमर क्या होगा, कई दुकानों में भटकेगा। हो सकता है एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए, दूसरा क्राइटेरिया पूरा ना हो। येलो कलर का उसको स्वीट शर्ट मिल गया तो किसी दूसरे कंपनी का हो जाए, या माउंटी कार्लो का कंपनी का मिला तो रेड कलर का मिले, येलो कलर का ना मिले। अगर दोनों ही कंडीशन पूरी हो गई तो चेक ना हो, उसमें डिजाइन ना हो इस तरह की, तो इसमें क्या होगा, आप चक्कर काटते रहेंगे, बहुत चक्कर काटने के बाद हो सकता है आपको प्रोडक्ट मिले, लेकिन लेकिन यहाँ पे आपका टाइम क्या होगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा और टाइम की ज़्यादा कीमत होती है। इस वजह से हम समझ सकते हैं कि जो फ्यूचर है बाइंग एंड सेलिंग का, ये कितना बड़ा है। और आने वाले टाइम में शायद हम घर बैठे ही शॉपिंग करना पसंद करेंगे, क्योंकि समय की बहुत बड़ी कीमत होती है और हम अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहते हैं, और इस वजह से हम इन सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने समय को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो किसी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए 2 घंटे या 3 घंटे दुकानों के चक्कर काटे। अगर उसका काम घर बैठे ही किसी प्रोडक्ट को 5 या 6 मिनट के अंदर लिस्टेड कर लेने की सुविधा हो और उसको बुक करने की सुविधा हो, तो कोई भी जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट ही खरीदना चाहेगा। तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इस वजह से हमें ई कॉमर्स साइटों पे फोकस करना चाहिए, मूव करना चाहिए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि ई कॉमर्स साइटें तो पहले से बहुत अवेलेबल हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और भी कई वेबसाइट हैं। बट जो ये कंपनियां हैं जैसे Amazon.com, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है, ये क्या है, बाहर की कंपनी है। यानी हम जो प्रोडक्ट्स इनके खरीदते हैं, उन सारे प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जो भी मार्जिन होता है, वो सारा मार्जिन का अमेजन जो है गेन करती है, और सारे मार्जिन का इस्तेमाल वो अपने कंट्रीज को डेवलप करने में करती है। जैसे अमेरिका, वो तो पहले से भी डेवलप है, बट वहाँ की कंपनी जब पावरफुल होती है तो वो कंट्री भी पावरफुल होती है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपनी कंपनी, अपने देश में इस तरह की कंपनी को डेवलप करें, यानी ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेसेस को डेवलप करें और बिजनेसेस को ऑनलाइन ले जाएं, जिससे कि ऐसी ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में क्रिएट हो और हमारी भी कंट्री क्या हो, एक पावरफुल कंट्री के रूप में डेवलप हो। और इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है सभी से कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़रूर इस क्षेत्र को या इस क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए जो है कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पर्सनली इसको इन्फ्लुएंस करें, इसको बढ़ाने का काम करें या प्रमोट करने का काम करें। बहुत लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत प्रोडक्ट्स को बुक करना या खरीदना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो बहुत आसान हो चुका है। अब तो कई वेबसाइटें जो है आपको ये भी सुविधा देती हैं कि आप उनकी वेबसाइट में जाकर लैंग्वेज ऑप्शन को चेक करके उसको हिंदी में भी कर सकते हैं, यानी हिंदी में भी अवेलेबल है। जिसको इंग्लिश में दिक्कत होती है वो हिंदी में भी जो है एक्सेस कर सकता है। बट हमारी कंट्री की एक सबसे बड़ी जो है दिक्कत ये है कि यहाँ के लोग जो है BA BSc BCom पे ही फोकस करते हैं और टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस ही नहीं करते हैं, और उसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं। तो अभी इस टॉपिक के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो कहीं और भाग जाएगा। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं किसी और अपने पर्सनल वीडियोज में आपसे शेयर करूँगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या बता रहा था मैं, वेबसाइट्स के बारे में बता रहा था। हाँ, वेबसाइट के बारे में बता रहा था कि वेबसाइट हमें क्यों यूज करनी चाहिए। तो पहले तो आप समझ गए कि वेबसाइट क्यों यूज करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में तो डीप में ही पूरा डिस्कस कर डाला। और दूसरे अगर एग्जांपल्स ले लें, वेबसाइट का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि आप किसी तरह की सर्विसेज अपने कस्टमर को देते हैं, लेकिन आपका जो स्कोप है वो क्या है, लोकल है। आप किसी लोकल जो है एरिया में बैठ के काम करते हो, और लोकल से जो आपके क्लाइंट्स हैं वही आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप अपने प्रोडक्ट यानी अपनी सर्विसेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाने के लिए आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे तेज माध्यम क्या होगा, वेबसाइट होगा। तो आप वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। हर एक छोटे बड़े व्यापारी को वेबसाइट का इस्तेमाल फ्यूचर में करना ही करना है। अगर वो जितनी तेज़ी से इस फील्ड में आगे बढ़ेगा, उतना ही जो है उसका बिजनेस उतनी तेज़ी से ही ग्रो करेगा। तो आने वाले फ्यूचर में सभी छोटे बड़े व्यापारियों को वेबसाइट पे मूव करना ही होगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा पर्पज ऑफ वेबसाइट्स। वेबसाइट का क्या पर्पज होता है, इस टॉपिक को हम इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो एज यू कैन प्रॉब्ली टेल बाय नाउ, द मेन पर्पज ऑफ अ वेबसाइट इज टू हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ
However, you want both businesses and individuals value this. It is why businesses use it to grow their brand and individual use it to bring their personality to their own safe space online. अब इसका मतलब क्या है, तो मैं बताता हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ था, एज यू प्रॉब्ली टेल बाय नाउ द मेन पर्पज ऑफ अ वेबसाइट। तो जो पर्पज के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो वेबसाइट का क्या पर्पज होता है। तो पहला पर्पज तो यही है कि तेजी से इंफॉर्मेशन अपने जो है कस्टमर तक पहुंचाना। अगर कोई सेलर है तो, या कोई क्लाइंट है तो क्लाइंट वेबसाइट का इस्तेमाल क्यों करेगा, वो वेबसाइट का इस्तेमाल करता है किसी भी इंफॉर्मेशन तेजी से एक्सेस करने के लिए, क्योंकि उसको इनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिगार्डिंग हो, किसी टॉपिक से रिगार्डिंग हो, या कुछ भी हो सकता है। कोई किसी भी तरह की सूचना हो सकती है, गवर्नमेंटल कोई सूचना हो सकती है, गवर्नमेंट की रिगार्डिंग भी हो सकती है। गवर्नमेंट भी आजकल वेबसाइट्स का इस्तेमाल करती है अपनी सर्विसेज को तेज तरीके से अपने नागरिकों तक पहुंचाने के लिए। तो आगे इसके बारे में हम फिर से डिस्कस करते हैं। और वेबसाइटों का इस्तेमाल पर्सनल ब्रांडिंग, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांडिंग तो होती ही है, यानी किसी कंपनी की ब्रांडिंग करना या किसी कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, उसके लिए वो वेबसाइट का इस्तेमाल करते ही करते हैं। साथ में कुछ पर्सनल लोग अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट बनवा के भी अपना पर्सनल ब्रांडिंग को बढ़ाने का काम करते हैं वेबसाइट के माध्यम से। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फिल्म इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सनालिटी, जो क्या करती हैं, अपने व्यक्तिगत कैटलॉग वगैरह बनवाती हैं, यानी व्यक्तिगत वेबसाइट बनवाती हैं। और उस पर्टिकुलर वेबसाइट में इन्हीं से रिलेटेड क्या होती है, इमेजेस होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जिसको क्या करता है कस्टमर एक्सेस करता है। क्योंकि जितने भी फिल्म से रिलेटेड पर्सनालिटीज हैं, फैशन से रिलेटेड पर्सनालिटीज हैं, उनमें लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है, उनके बारे में जानने का बड़ा इंटरेस्ट होता है कि उनकी लाइफ कैसे है, कैसे उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, सिंगल हैं कि शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, तो ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो वेबसाइट्स या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो ये लोग होते हैं, फैशन से रिलेटेड लोग होते हैं या जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग होते हैं, ये इनमें क्या फ़ायदा होता है वेबसाइट, व्यक्तिगत वेबसाइट बनवाने का। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पर्सनल ब्रांडिंग होती है, यानी कस्टमर आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, यानी उसका आपके साथ ज़्यादा लगाव होगा, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे होता है, अगर जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी तो वो कोई भी बात करेगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है। तो अगर वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो जाहिर सी बात है, अगर वो कहेगा कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदो, हम यूज करते हैं, बहुत अच्छा है, तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी वही काम करेगी, और जिससे क्या होता है किसी पार्टिकुलर कंपनी को फ़ायदा होता है। तो इस वजह से ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या मिलता है, पैसा मिलता है, धन मिलता है। तो ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये अपने व्यक्तिगत रूप से अपने आप को प्रेजेंट कराने के लिए क्या करते हैं, वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक, वेबसाइट फीचर्स। तो यहाँ पे अब इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर है इसमें इजी नेविगेशन। हर एक वेबसाइट में क्या होता है, इजी नेविगेशन होता है, और उसी वेबसाइट में कस्टमर रहना चाहता है। अगर इजी नेविगेशन नहीं होगा तो कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन को सरल तरीके से एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो वो आपकी वेबसाइट से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस वजह से इजी नेविगेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ट्रेडी इंट्यूटिव डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्या है, फैशनेबल और सहज डिजाइन होनी चाहिए, और उपयोग कर्ता का जो अनुभव होना चाहिए बेटर होना चाहिए। रिवलेंट अथॉरिटिव वेबसाइट कंटेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि प्रासंगिक आधिकारिक वेबसाइट सामग्री प्रासंगिक होनी चाहिए, जो भी कंटेंट हो वो प्रासंगिक हो, सही हो, और आधिकारिक वेबसाइट हो। किसी अगर गवर्नमेंटल वेबसाइट है तो वो भी आधिकारिक होगी, किसी पर्सनल इंडिविजुअल की वेबसाइट है तो वो भी आधिकारिक होगी, मतलब फर्जी ना हो। प्रोडक्ट इंडिविजुअल एंड डिस्क्रिप्शंस। तो प्रोडक्ट के जो विजुअल्स हैं, और विजुअल्स मतलब इमेजेस होने चाहिए, प्रोडक्ट से रिगार्डिंग इमेजेस होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के इमेजेस हो, कैटेलॉग हो, और साथ में उनका क्या होगा, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। अगर जैसे ई कॉमर्स साइट है, अगर उसमें प्रॉपर कैटेलॉग्स ना हो, अच्छे कैटेलॉग्स ना हो, धुंधला धुंधला आपको प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट से रिगार्डिंग दिखे कि प्रोडक्ट धुंधला धुंधला है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी सही से न दिया हो, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को बुक करेंगे, नहीं बुक करेंगे। तो इस किसी भी ई कॉमर्स साइट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके प्रोडक्ट विजुअल्स क्या हो, अच्छे गुड क्वालिटी के, और डिस्क्रिप्शन भी
डिटेल्स डिस्क्रिप्शन की अच्छी सी डिटेलिंग की जाए। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल, मतलब नेक्स्ट कंपोनेंट सोशल मीडिया एज अ एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस साइट। इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया आप लोग जानते हैं instagram.com, twitter.com, facebook.com, इसी तरीके से वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल क्या होता है बिजनेसेस वाली जो वेबसाइट्स होती है उसके लिए ये सोशल मीडिया एक्सटेंशन का क्या काम करता है, इन वेबसाइट के जो भी बिजनेसेस होता है उनको बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा, जैसे अमेजन का जो है ऐड फेसबुक पे होना और इंस्टाग्राम पे होना या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होना, ये क्या है आपका, यही है कि किसी भी बिजनेस वेबसाइट के लिए ऑडियंस तैयार करना। फेसबुक क्या करता है, फेसबुक अमेजन से चार्ज करता है इस चीज़ के लिए। फेसबुक क्या करता है, एफिलिएट मार्केटिंग का इस्तेमाल करता है अमेजन के लिए। वो क्या करता है, अपने कस्टमर्स को अमेजन के लिए क्या करता है, रेफर कर देता है और इसकी वजह से उसको क्या करता है, अमेजन कंपनी की तरफ से पैसा मिलता है और अमेजन कंपनी उसको पैसा क्या करती है, इस चीज़ के लिए पेमेंट करती है क्योंकि उसने उस प्लेटफॉर्म के लिए क्या किया है, उसको कस्टमर प्रोवाइड किया है। इसी तरह से क्या होता है आपका एक एफिलिएट मार्केटिंग का भी एक फील्ड होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइटों के लिए कस्टमर तैयार करते हैं और इसमें भी कुछ लोग पर्सनली अपनी वेबसाइट्स बना के मतलब अलग तरह की वेबसाइट बना के क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर जिससे कि वो पैसे बना सकें। तो इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया वेबसाइट फीचर्स। हिंदी में कुछ लोग जो हिंदी में दे रहे हैं वो भी देख लें। आसान नेविगेशन, पहला फैशनेबल एंड सहज डिजाइन, उपयोगकर्ता का अनुभव, प्रासंगिक आधिकारिक वेबसाइट सामग्री, उत्पाद और दृश्य विवरण अच्छा होना चाहिए। व्यापार साइट के विस्तार के रूप में सोशल मीडिया, यानी वेबसाइट जो कि व्यापार से रिलेटेड है उसके विस्तार के लिए सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करना। कंपनी और ब्लॉग, कंपनी ब्लॉग्स क्या है, जैसे क्या होता है अगर हमारी कोई पर्सनल वेबसाइट नहीं है, हमने कोई पर्सनल वेबसाइट डेवलप नहीं की है, किसी थर्ड पार्टी कंपनी में जाके हमने क्या किया है, अपना कोई पर्सनल पेज बनाया है तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लॉग बोला जाता है। उसमें क्या होता है, वो वेबसाइट आपकी पर्सनल ना हो के वो वेबसाइट क्या होती है, किसी कंपनी की होती है जिसमें वो क्या करता है, कुछ स्पेस आपको अलॉट करता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी एक पार्टिकुलर वेबसाइट बनाते हैं। बट वो वेबसाइट क्या होती है, उसका जो URL होता है वो सब डोमेन की तरह काम करता है। जैसे यूजर नेम, इसके बाद डोमेन नेम, यानी जो इस कंपनी पे जाके आपने ब्लॉग बनाया है और इसके बाद उसका एक्सटेंशन, जैसे इस तरीके से हो सकता है। मैं अपना नाम ले लेता हूँ तो अपना यूजर नेम ravipsnh.wix.com, तो wix.com एक वेबसाइट है जो ये सारी फैसिलिटी आपको देती है कि आप वहाँ पे जाके ब्लॉग वगैरह बना सकते हैं। इसी तरह के से और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहाँ पे जाके आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लॉग भी एक अच्छा, जो वेबसाइट नहीं बनवा सकते हैं या इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, ब्लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, एब्सोल्युटली फ्री होता है। कुछ कंपनियां आपको फ्री में अवेलेबल कराती हैं, कुछ प्रीमियम सर्विसेज होती हैं जहाँ पे आपको पैसे पेमेंट करना होता है, तो उसमें स्पेशल टूल्स वगैरह होता है जिसका आप वेबसाइट क्रिएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लॉग क्रिएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पे भी मैं डीप में डिस्कस करूँगा आगे की वीडियोज में, जब भी इस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें डीप में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है पर्पज ऑफ वेबसाइट। किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट का पर्पज क्या होता है, तो जो वेब डिज़ाइन है, यहाँ पे जो वेबसाइट की बात नहीं हो रही है, वेबसाइट डिज़ाइन की बात हो रही है। वेबसाइट का तो पर्पज मैंने डिस्कस कर लिया, बट यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन के पर्पज के बारे में बात करनी है कि वेब डिजाइनिंग का क्या पर्पज होता है। तो वेब डिजाइनिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसमें। वेब डिजाइन इज द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इम्पैक्ट हाउ योर ऑडियंस perceived your brand. The impression you make on them can either get them to remain on your page and learn about your businesses or leave your page and turn to competitor. A good web design help you keep your lead on your page. तो अब इसको हम समझते हैं कि ये है क्या और किस बारे में मैंने बात की। तो जो वेब डिजाइन होता है ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या करता है, प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको प्रभावित करता है और आपके ब्रांड को भी प्रभावित करता है। कैसे, आप उन पर जो प्रभाव डालते हैं, किसके माध्यम से, जो प्रभाव, यानी कोई भी कस्टमर जब ऑनलाइन आता है तो उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, जो इफेक्ट पड़ता है वो किसका पड़ेगा, किसी पार्टिकुलर वेबसाइट का पड़ेगा। यानी उस वेबसाइट का प्रभाव आपके कस्टमर पे पड़ता है कि वो दोबारा आपके प्लेटफॉर्म पे आए कि ना आए।
उस पे उसको उस वेबसाइट पे को एक्सेस करने में अच्छा लग रहा है या सर्फिंग करने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये डिपेंडिंग करेगा उसके यूजर एक्सपीरियंस पे। यूजर एक्सपीरियंस डिपेंडिंग ऑन द वेब डिज़ाइन, यानी वेब डिज़ाइन पे निर्भर करता है कि वेब डिज़ाइनिंग किस तरीके की गई है, जिससे कि उसको मोर इंटरेक्टिव, मोर रिस्पॉन्सिव बनाया जा सके, मोर इंटरेक्टिव बनाया जा सके कस्टमर के लिए, जिससे कस्टमर उसमें सरल तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेब डिजाइनिंग का पर्पज़ क्या होता है? यही पर्पज़ होता है कि हम वेबसाइट को इस तरीके से डिजाइन करें कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लीड क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कनेक्शंस बने, जिससे कि हम क्या करें, अपने बिजनेस को बढ़ा सकें या अपनी जो भी इंफॉर्मेशन को वेबसाइट में शेयर कर रहे हैं उन इंफॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचा सकें, और आपके पेज को कोई भी जो है छोड़ के ना जाए, दूसरे किसी कंपटीटर के पास ना चला जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वेब डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से वेब डिज़ाइन क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो फ्लिपकार्ट पे खरीदना पसंद करेंगे प्रोडक्ट, और कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो अमेजन पे खरीदना पसंद करते होंगे, और कुछ क्या होंगे थर्ड पार्टी हो सकता है किसी और अन्य ई कॉमर्स साइटों का इस्तेमाल करते हों। कुछ लोग ट्विटर यूज करना पसंद करते हों, कुछ लोग फेसबुक यूज करना पसंद करते होंगे। तो ऐसा किस वजह से होता है, उनके कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस की वजह से भी, और कुछ उनके पार्टिकुलर जो वेब डिज़ाइन की गई है, जैसे फेसबुक की जो वेब डिज़ाइन है वो कुछ लोगों को बहुत पसंद आता होगा, उसमें नेविगेट बहुत पसंद करते होंगे, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बहुत उनको ईजी लगता होगा, इस वजह से वो फेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, उसकी फेसबुक की वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से वेब डिज़ाइनिंग क्या करता है, इसमें आपकी बहुत मदद करता है कि आप अपने पार्टिकुलर वेबसाइट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीड को क्रिएट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को क्रिएट कर सके। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, बेस्ट साइट ऑफ वेबसाइट, बेस्ट टाइप ऑफ वेबसाइट। तो बेस्ट टाइप ऑफ वेबसाइट में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह की वेबसाइट्स होती हैं, और इस वेबसाइट का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पहली वेबसाइट है आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट, दूसरी है मीडिया वेबसाइट, तीसरी है बाउचर वेबसाइट्स, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट, इन्फोप्रेन्योर वेबसाइट, वेब पोर्टल, विकी, कम्युनिटी फोरम वेबसाइट। मोस्ट पीपल आर फैमिलियर विद द विकीज थ्रू द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ वन आउट देयर, विकीपीडिया। तो कई तरह की वेबसाइट्स होती हैं, हिंदी में बता देता हूँ। पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, पोर्टफोलियो लाइक मॉडलिंग पोर्टफोलियो, जो मॉडल्स होती हैं, फीमेल मॉडल या मेल मॉडल्स, या जो फिल्म पर्सनालिटीज होती हैं, या कोई जो राजनीतिक पार्टी है जिसमें जो है बहुत फेमस लोगों को क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनवाते हैं, जिससे वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकें। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए होता है। दूसरा मीडिया वेबसाइट्स, कई क्या होती है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अपना वेबसाइट बनवाती हैं। आजकल ज़्यादातर जो न्यूज़ मीडिया है वो क्या करती है, उनकी वेबसाइट्स हैं, या न्यूज़पेपर्स हैं उनकी भी अपनी वेबसाइट है। ब्रोशर वेबसाइट यानी जो क्या करते हैं, ब्रोशर तैयार करते हैं, ब्रोशर से रिलेटेड किसी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं, तो इस तरह की वेबसाइट भी होती है। गैर लाभकारी वेबसाइट यानी नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ हैं, उनकी जो वेबसाइट्स होती है वो, उसके बारे में बात हो रही है। और इसके बारे में मैं डीप में डिस्कस करूंगा, सारी वेबसाइट से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, किस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें, टूल्स और टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आगे की वीडियोज में मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। शैक्षणिक वेबसाइट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जो भी अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, या एडमिशन वगैरह, ऑनलाइन एडमिशन वगैरह के लिए क्या करते हैं, वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्फोप्रेन्योर, जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या जानकारी नवीनतम जानकारी, इसके लिए क्या होती है, इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल होता है। वेब पोर्टल्स, अलग अलग तरह के वेब पोर्टल्स होते हैं। कुछ गवर्नमेंटल वेब पोर्टल होते हैं जिनका क्या करती है, गवर्नमेंट किसी स्कीम या सर्विसेज को अपने नागरिकों तक पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। और कुछ कम्युनिटीज वेबसाइट होती हैं, जैसे विकीपीडिया क्या है, कम्युनिटीज वेबसाइट है, जिसमें क्या करते हैं, आप लोग आके यहाँ पे क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यानी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो इस वीडियो में इस वीडियो को आज मैं यहीं पे जो है समाप्त करता हूँ। आगे के कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि वेब डिजाइनिंग और वेब पब्लिशिंग से रिलेटेड होंगे,
उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो बाय दोस्तों, धन्यवाद।